हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक टॉपिक सीखा था इनकैप्सुलेशन। ओके, तो इनकैप्सुलेशन एक्चुअली इसका थियरी चैप्टर नंबर 6 में है, जो ऑब्जेक्ट का चैप्टर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, उसके कुछ कंसेप्ट है। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर इनकैप्सुलेशन का थियरी है, लेकिन इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल आपको 8वें चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, तो आज मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 6 में इसका थियरी है और चैप्टर 8 में इसका प्रैक्टिकल है। तो चलो मैं आपको आज इनकैप्सुलेशन क्या होता है टोटली थियरी और प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका जो टॉपिक है इनकैप्सुलेशन का, वो आपको 8वें चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। सो हमारा 8वां चैप्टर है जावा क्लास अने ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा। सो इसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले इनकैप्सुलेशन टॉपिक, और ख़ास करके इनकैप्सुलेशन टॉपिक के अंदर हम लोग यूज़ करने वाले गेटर एंड सेटर मेथड का। तो आप लोग जानते हो बोर्ड के एग्ज़ाम में गेटर और सेटर इन दोनों मेथड्स के ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं, इसलिए स्पेशली आज का मैंने पूरा ये लेक्चर सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बनाया हुआ है, इनकैप्सुलेशन, जिसके अंदर हम लोगों को खास करके इन दो मेथड को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। पहली मेथड है गेटर एंड सेकंड है सेटर। तो गेटर और सेटर इन दोनों मेथड का यूज़ हम लोग किसके अंदर करते हैं? इनकैप्सुलेशन के अंदर। तो कैसे? तो सबसे पहले मैं इनकैप्सुलेशन का आपको शॉर्ट में थ्योरी समझा देता हूँ, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा 2 या 5 मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनकैप्सुलेशन वाकई में होता क्या है। इनकैप्सुलेशन इन जावा, अगर आपने चैप्टर नंबर 6 का थ्योरी पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे मेरी आपको लिंक मिल जाएगी चैप्टर नंबर 6 की, तो उसके अंदर आपने एक स्लाइड देखी होगी कि रियल लाइफ में इनकैप्सुलेशन क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये एक कैप्सूल का आपको इमेज दिखाई दे रहा है। ये कैप्सूल का जो बाहर का जो लेयर है ना, ये ब्लू कलर का और ये वाइट कलर का जो बाहर का लेयर है, फॉर एग्जांपल कि मान लो कि वो हमारा क्लास है, और इस कैप्सूल के अंदर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना, वो हमारे मेथड है और वेरिएबल है। तो एक्चुअली ये क्लास क्या कर रहा है? हमारे मेथड और वेरिएबल को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पूरा लेयर, कैप्सूल का ऊपर का ये पूरा लेयर, उसके अंदर के मटेरियल को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ठीक ऐसा ही कुछ हमारे जावा के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी हम लोग इनकैप्सुलेशन का कोई प्रैक्टिकल जावा के अंदर करते हैं, तो वो जो क्लास होता है, उस क्लास को हम लोग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट नाम के एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके उसको डिफाइन करते हैं। तो उस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स और जितने भी वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करेंगे, वो हमारे क्या होते हैं? सेफ होते हैं। तो इनकैप्सुलेशन करने का मेन बेनिफिट क्या होता है? इनकैप्सुलेशन से हम लोगों को क्या बेनिफिट होता है कि इनकैप्सुलेशन करने से हमारा डेटा सेफ रहता है। हमारे क्लास का डेटा कोई दूसरे क्लास के मेंबर एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों को इनकैप्सुलेशन करना पड़ता है। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इनकैप्सुलेशन का मेन पर्पस क्या है, तो इनकैप्सुलेशन सिर्फ क्यों यूज़ किया जाता है? डेटा को सेफ रखने के लिए। तो अगर आप बुक की थ्योरी को अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि આ પ્રકારની રચના કે જેના વડે ડેટા અને મેથડ સામે રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે, मतलब जहाँ पे डेटा और मेथड इन दोनों को अगर आपको क्या करना है? सेफ रखना है। मान लो कि अगर आप डेटा और मेथड को सेफ रखना चाहते हो कि આ પ્રકારની રચના કે જેના વડે ડેટા અને મેથડ સામે રક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે, તેને ઇનકેપ્સ્યુલેશન કહેવામાં આવે છે। ડેટા અને મેથડને લપેટીને વીંટીને બનાવેલા એક એકમ જે ક્લાસના નામથી જાણીતા છે, તેને અંગત ઘોષિત કરવાથી શક્ય બને છે। याद रखना, हम लोगों को हमारा क्लास प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप अपने क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करते हो तो फिर आपका डेटा सेफ नहीं होगा। अगर आप अपना डेटा मान लो कि पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करते हो, तो फिर आपका डेटा सेफ कहाँ से होगा? क्योंकि पब्लिक मतलब क्या है कि आपके डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जबकि अगर आप अपने डेटा को प्राइवेट डिक्लेयर करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका डेटा सेफ होगा। तो आप थ्योरी पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। थ्योरी में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि डेटा અને મેથડને લપેટીને બનાવેલા એક એકમ જે ક્લાસના નામથી જાણીતા છે, તેને અંગત ઘોષિત કરવાથી શક્ય બને છે। અને ક્લાસના અંગત સભ્ય
ક્લાસના અંગત સભ્ય મતલબ પ્રાઇવેટ મેમ્બર બહારના વિશ્વને सीधा उपलब्ध थवा देता नहीं। मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर किया तो मेरे क्लास के जो मेंबर होंगे, जो मेरे क्लास के अंगत सभ्य होंगे, जो मेरे क्लास के प्राइवेट मेंबर होंगे, वो किसी दूसरे क्लास के मेंबर को मेरे क्लास के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। दूसरे क्लास का डेटा, दूसरे क्लास के मेंबर मेरे क्लास का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर दूसरे क्लास का मेंबर अगर मेरे क्लास का डेटा एक्सेस करने लग जाएगा तो फिर वो सेव कहाँ आएगा? मैं तो मेरा डेटा सेफ रखना चाहता हूँ ना बाहर के लोगों से, तो मेरा डेटा तो तभी सेफ रहेगा जब मैं उसको प्राइवेट डिक्लेयर करूँगा। और मान लो कि अगर आप बाहर के लोगों को अपना डेटा एक्सेस करना देना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई बात नहीं, बाहर के लोग भी मेरा डेटा एक्सेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि બહારના વિશ્વને સીધા ઉપલબ્ધ થવા દેતા નથી અને જો તેની જરૂર હોય, अगर आपको बाहर के लोगों को अपना डेटा एक्सेस करने देना है तो जो तेनी जरूर होय तो सार्वजनिक मेथड एटले पब्लिक मेथड वडे डेटाने उपलब्ध बनावी शकाय छे। मतलब आपको क्या करना है, फिर अपने क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने क्लास को पब्लिक के अंदर डिक्लेयर करोगे तो फिर आपका डेटा सेफ नहीं रहेगा, तो फिर आपका डेटा हर कोई यूज़ कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने डेटा को सेफ रखना चाहते हो तो फिर आपको अपना क्लास प्राइवेट बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्राइवेट बनाए आपका डेटा सेफ नहीं होगा। समझ में आया? और क्लास को प्राइवेट बना के डेटा को सेफ रखने की जो टेक्निक है उसी को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। मैं फिर से आपको ये थ्योरी थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। एक्चुअली ये सारा थ्योरी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में इनकैप्सुलेशन का प्रैक्टिकल दिया हुआ नहीं है। थ्योरी का पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में है और प्रैक्टिकल का जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 में है। इसलिए चैप्टर नंबर 8 में प्रैक्टिकल बताने से पहले मुझे थोड़ा सा थ्योरी रिपीट करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको फिर से इनकैप्सुलेशन का थोड़ा सा थ्योरी रिपीट किया। जैसे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर भी लिखा हुआ है कि दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डेटा एंड मेथड ऑफ अ प्रोग्राम इज अ कॉल इनकैप्सुलेशन। दिस इज अ पॉसिबल बाय wrapping डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट known as a class, okay, and declaring them as a private members of the class are not available directly to outside world. If necessary the data is made available via public method। समझ में आया आपको कि प्राइवेट मेंबर क्या करते हैं, आप दूसरे मेंबर को अपना डेटा एक्सेस करने देते नहीं हैं, और अगर आप अपना डेटा उनको एक्सेस करने देना चाहते हो तो फिर अपने क्लास को आपको पब्लिक मेथड के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हो। तो देखते हैं ये सब कैसे होता है। जैसे कि ये डायग्राम आप नोट करो, मैंने एक क्लास बनाया, उस क्लास के अंदर मैंने जैसे कि एक क्लास 1 बनाया और एक क्लास 2 बनाया। तो जो क्लास 1 जो बनाया मैंने, ये क्लास 1 के ऑब्जेक्ट है, और ये मैंने क्लास 2 बनाया तो ये क्लास 2 के ऑब्जेक्ट है। समझने की कोशिश करना, ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ये 3 जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्लास 1 के हैं, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट 1, 2, 3 है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास 2 के हैं। तो क्लास 1 ने क्या किया, अपने क्लास को प्राइवेट बनाया। ओके, क्लास 1 ने क्या किया, अपने क्लास को प्राइवेट डिक्लेयर किया। तो जिससे क्या होगा कि इस क्लास के मेंबर, मतलब क्लास 2 के मेंबर क्लास 1 का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? रीज़न, क्योंकि क्लास 1 ने अपना क्लास प्राइवेट डिक्लेयर किया है। लेकिन चाहे तो क्लास 1 के मेंबर क्लास 2 का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पब्लिक जनरेट किया हुआ है, यहाँ पे उन लोगों ने अपने क्लास को प्राइवेट में डिक्लेयर किया हुआ है, जबकि क्लास 2 ने अपने क्लास को पब्लिक जनरेट किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे इनका डेटा सेफ नहीं है, अनसेफ है, जबकि यहाँ पे क्लास 1 का डेटा सेफ है। यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने प्राइवेट डिक्लेयर करने की वजह से ये डेटा सेफ हो गया, और पब्लिक डिक्लेयर करने की वजह से ये डेटा अनसेफ है। इस क्लास के मेंबर आसानी से इस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास के मेंबर दूसरे क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लास 2 के मेंबर क्लास 1 के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो है डेटा को सेफ रखना, ये कैसे पॉसिबल है? इनकैप्सुलेशन के द्वारा। तो इट्स पॉसिबल बाय इनकैप्सुलेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है। बाकी डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को प्राइवेट करना, ये इनकैप्सुलेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। तो देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो देखो,
अब यहाँ से थ्योरी देखना, यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है। अभी तक मैं आपको क्या कर रहा था, ये सब चैप्टर 6 का थोड़ा सा रिवीजन कर रहा था, थ्योरी बता रहा था आपको इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो सही मायने में इनकैप्सुलेशन जावा के अंदर काम देखो कैसे करता है। अब यहाँ पे मैंने एक कोडिंग का पार्ट डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ से MCQ बोर्ड की एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे आज जो खास करके 2 मेथड आपको एक्सप्लेन करनी है, गेटर और सेटर, वो मैं आपको यहाँ पे अभी इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ यहाँ पे इस कोडिंग को समझने की कोशिश करना। जैसे ही कोडिंग खत्म हो जाता है, बाद में आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा जावा के अंदर। ओके, तो समझते हैं चलो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया। ओके, जावा के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया, जिसके अंदर देखो मैं यहाँ पे प्राइवेट का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी उसके हिसाब से यहाँ पे देखो एक्सेस मॉडिफायर 4 टाइप के आते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा जावा के अंदर एक्सेस मॉडिफायर 4 टाइप के आते हैं। एक आता है प्राइवेट, एक आता है पब्लिक, एक आता है पैकेज और एक आता है प्रोटेक्ट। इसे 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर आते हैं। अगर आप 4 में से अगर कोई भी एक्सेस मॉडिफायर जावा के अंदर यूज़ नहीं करते हो तो जावा क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज नाम का एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर लेता है। ये भी मोस्ट टाइम पे MCQ है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको ये सब बताया हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पैकेज, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, ओके, इस तरह के ऐसे 4 आपको एक्सेस मॉडिफायर देखने को मिलेंगे। तो उसमें से अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ नहीं करते हो, ओके, ना पब्लिक यूज़ कर रहे हो, ना प्राइवेट यूज़ कर रहे हो, ना पैकेज यूज़ कर रहे हो, ना प्रोटेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे जावा क्या करेगा, इन 4 में से बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज नाम का एक्सेस मॉडिफायर खुद यूज़ कर लेगा। लेकिन यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइवेट नाम का एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ हम लोग प्राइवेट का यूज़ कब करते हैं, अगर मुझे मेरे क्लास के डेटा को सेफ रखना है तो देखो यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट नाम का एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया। देन मैंने इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, EMP-ID मतलब एम्प्लॉय ID नाम का एक वेरिएबल जनरेट किया। ध्यान देना, ये चल है, ये वेरिएबल है। ओके, अब ये जो वेरिएबल है वो है इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अभी ये वेरिएबल के ऊपर भी मैं आप थ्योरी बता चुका हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो उसके अंदर मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है आपको कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कि जो वेरिएबल हम लोग ब्रैकेट के बाहर जनरेट करते हैं। देखो, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ऐसे 3 टाइप के वेरिएबल आते हैं। मैंने इसके ऊपर थ्योरी बनाया हुआ है। तो इंस्टेंस वेरिएबल किसे बोलते हैं, जो वेरिएबल हम लोग ब्रैकेट के बाहर जनरेट करते हैं वो होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, और जो वेरिएबल हम लोग ब्रैकेट के अंदर जनरेट करते हैं वो होता है हमारा लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो अभी ये वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्राइवेट नाम का एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया, इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया और यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय ID के लिए एक EMP-ID करके एक वेरिएबल जनरेट किया। ओके, देन अभी देखो, अगर आपको इनकैप्सुलेशन के अंदर डेटा को अगर एक्सेस करना है ना, तो आप पब्लिक मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा कि अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मेरे क्लास का डेटा कोई दूसरा यूज़ कर सके तो फिर उसको मुझे पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो डेटा प्राइवेट में होगा तो मेरे क्लास का डेटा तो सेफ रहेगा। ओके, कोई दूसरे क्लास का मेंबर उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्टली इस क्लास का डेटा ऐसा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता या कोई भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है। तो जैसे कि अभी मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे 2 मेथड हम लोगों ने क्रिएट किए। इस पूरे इतने से प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने 2 मेथड यूज़ किए। एक मेथड हम लोगों ने यूज़ की है सेटर, दूसरी मेथड हम लोगों ने यूज़ की है गेटर। तो पहले सेटर और गेटर इन दोनों को समझते हैं। अब देखो, यहाँ पे सेटर नाम की मेथड को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है पब्लिक वॉइड। तो आप जानते हो वॉइड कीवर्ड का यूज़ क्यों होता है, मेथड को जनरेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेटर नाम की मेथड को जनरेट कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने सेट EMP-ID करके एक मेथड जनरेट की है। खास करके इन शब्दों को समझना है, पूरे प्रोग्राम में किसे क्या बोलते हैं वो आपको पता चलना चाहिए। ये जो रेड कलर का दिख रहा है एम्प्लॉय, वो हमारे क्लास का नाम है।
ये जो EMP-ID मैंने ब्लू कलर में मेंशन किया है ना, वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। ये जो सेट EMP-ID और गेट EMP जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वो आपकी मेथड है, और ये जो EID दिख रहा है ना, वो भी आपका वेरिएबल है। ओके, इसलिए मैंने इनको कलर करके रखे हुए ताकि आपको समझने में आसानी हो। समझ में आया आपको? जैसे कि रेड कलर का जो दिख रहा है एम्प्लॉय, वो हमारे क्लास का नाम है। सेट एम्प्लॉय आईडी और गेट एम्प्लॉय आईडी, ये जो मैंने ग्रीन कलर में मेंशन किया हुआ है, वो आपकी मेथड है, बराबर। और ये EMP आईडी, ये EMP आईडी और ये EMP आईडी जो ब्लू कलर में लिखा है ना, वो आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, और यहाँ पे जो पिंक कलर में लिखा है EID, वो आपका लोकल वेरिएबल है। तो ध्यान देना, अभी मैं पूरा प्रोग्राम फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया एम्प्लॉय नाम का, प्राइवेट नाम का एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया, जिसके अंदर मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल जनरेट किया है EMP आईडी नाम का। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सेट एम्प्लॉय आईडी करके एक मेथड जनरेट की, और इस मेथड के अंदर मैंने और एक वेरिएबल जनरेट किया EID नाम का। ओके, अब इस वेरिएबल को मैंने भी इंटीजर नाम के डेटा टाइप के अंदर ही बनाया हुआ है। जैसे कि ये वेरिएबल इंटीजर नाम के डेटा टाइप के अंदर बनाया हुआ है, उसी तरह ये वेरिएबल भी मैंने इंटीजर नाम के डेटा टाइप के अंदर ही बनाया हुआ है। ओके, लेकिन ये जो वेरिएबल बनाया है मैंने इस मेथड के लिए बनाया हुआ है। ओके, याद रखना। अब देखो क्या होगा, जैसे कि मुझे अगर कोई वैल्यू ये वेरिएबल के अंदर पास करनी ना, तो मैं डायरेक्टली सीधे सीधे इसके अंदर वेरिएबल को पास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर मैं कोई वैल्यू अगर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा तो फिर वो सेफ नहीं होगा, वो सेफ नहीं होगा, वो तरीका सेफ नहीं माना जाएगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है EMP आईडी एम्प्लॉय आईडी, और मान लो कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूँ एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ना EID, ये EID लिखने की बजाय मान लो कि यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट मेंशन कर दूँ एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101, इस तरह से अगर डायरेक्टली मैं प्रोग्राम के अंदर आईडी दे दूँ, तो वो जो तरीका होगा वो तरीका सेफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो तरीका होगा उसे कोई भी चेंज कर सकता है, उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो जो तरीका होगा वो हमारा सेफ नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से मतलब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 101 लिख के कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को नहीं दे सकते। तो डेटा को सेफ रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो अभी हम लोग यहाँ पे प्राइवेट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने EMP आईडी नाम का एक वेरिएबल जनरेट किया, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। ओके, फाइनली लास्ट में जो हम लोग एम्प्लॉय आईडी देंगे एम्प्लॉय को, वो इसके अंदर स्टोर होने वाला है। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग। ओके, ये जो वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा डेटा हाइडिंग, क्योंकि ये हमारा डेटा को हाइड करने का काम कर रहा है। क्योंकि जब मैं इसके अंदर 101 नाम की वैल्यू पास करूँगा तो वो नहीं दिखेगी, वो हमारा डेटा हाइड हो जाएगा, इसलिए हमारा डेटा सेफ रहेगा। तो ये जो पार्ट है जो मैंने एरो करके मेंशन किया है, इसे कहा जाएगा डेटा हाइडिंग। चलो अभी बात करते हैं सेटर और गेटर मेथड की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेथड जनरेट की, जिसके अंदर मैंने और एक वेरिएबल बनाया EID। तो देखो होगा क्या कि सबसे पहले जो वैल्यू मैं दूंगा, मान लो कि मुझे एम्प्लॉय आईडी वैल्यू देनी है 101, तो 101 आईडी सबसे पहली इस EID के अंदर स्टोर होगा। देन ये EID इस एम्प्लॉय आईडी के साथ मैंने इक्वल करके जोड़ दिया। मतलब क्या होगा, पहले वैल्यू इसमें स्टोर होगी, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के बाद फिर वो वैल्यू पास होगी एम्प्लॉय आईडी को। इस तरह से आप दे सकते हो, लेकिन सीधे सीधा डायरेक्ट आप एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101 ऐसा नहीं लिख सकते। 101 अगर आपको देना ही है तो सबसे पहले इसे दो, ये जो मैंने पिंक कलर के अंदर लिखा हुआ है ना, सबसे पहले 101 इसे दो। 101 इसे देने के बाद फिर वो क्या करेगा, EID अपना 101 एम्प्लॉय आईडी को पास करेगा, बराबर। तो ये हो गई मेथड। तो ये जो है ना सेट मेथड, सेटर मेथड का क्या काम है, जैसे कि किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर वैल्यू सेट करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, चेंज करनी है, ये सारे काम कौन करता है, सेटर। तो सेटर मेथड के द्वारा आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये सारे राइट्स किसके पास होते हैं, सेटर मेथड के पास। ये याद रखना, बोर्ड के एग्जाम के अंदर MCQ आ सकता है। सेटर मेथड जो होता है वो सेटर मेथड क्या करता है, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करने का काम करता है, क्योंकि सेटर मेथड ही एक ऐसी मेथड है जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करके देगा। अगर आपको उस वैल्यू को
को चेंज करनी है तो वैल्यू को चेंज करने का राइट भी उसी के पास है। मान लो कि मैंने पहले वैल्यू दी थी 101, देन मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू चेंज करके 102 कर देनी है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है, ये चेंज करने का काम सिर्फ सेटर के पास ही है, और सेटर मेथड म्यूटेटर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सेटर मेथड का सेकंड नाम क्या है, म्यूटेटर। तो चलो सेटर मेथड समझ में आ गया। सेटर मेथड का एक ही काम है, क्या, वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करना, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू सेट करना। अब उस वैल्यू को अगर मुझे शो करना है, दिखाना है, गेट करना है, तो फिर दूसरी मेथड का यूज़ किया जाता है, गेटर मेथड। तो गेटर मेथड का काम सिर्फ एक ही है कि जो मेथड सेटर सेट करेगा उस मेथड को गेट क्या करेगा, गेट करेगा, मतलब सिर्फ हम लोगों को शो करेगा। लेकिन गेटर मेथड के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को चेंज कर सके या मॉडिफिकेशन कर सके। ओके, गेटर मेथड के पास सिर्फ एक ही राइट है कि उसका काम सिर्फ क्या है, वैल्यू को शो करना। ओके, मतलब सेटर मेथड के पास जितने राइट्स है उतने राइट्स गेटर मेथड के पास नहीं है। तो ये खास करके थ्योरी बोर्ड की एग्जाम के लिए समझना, सेटर का दूसरा नाम है म्यूटेटर और उसी तरह गेटर का दूसरा नाम है एक्सेसर। एक्सेसर इसलिए क्योंकि वो सिर्फ डेटा को एक्सेस करने का काम करता है, उसको सिर्फ यूज़ करने का काम करता है। क्योंकि देखो, डेटा को यूज़ करना और डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपको डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए कहा गया है तो आप डेटा के अंदर कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी बदल कर सकते हो, 101 का 102 कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ करने का राइट है। मॉडिफिकेशन करने का राइट है, डिलीट करने का राइट है, चेंज करने का राइट है। तो ये सारे राइट्स किसके पास है, सेटर के पास। जबकि गेटर के पास सिर्फ उसको व्यू करने का राइट है, वो सिर्फ देख सकता है, उसके पास चेंज करने का या मॉडिफिकेशन करने का राइट नहीं है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि सर जब आपने यहाँ पे मेथड बनाई थी तो आपने वॉइड का यूज़ किया था, लेकिन जब आपने यहाँ पे मेथड बनाई तो आपने इंटीजर का यूज़ क्यों किया है। बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनली जो भी हमारी वैल्यू होगी वो लास्ट में तो एम्प्लॉय आईडी के अंदर ही स्टोर होने वाली है। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे ही जाएगी पिंक वाले वेरिएबल के अंदर, वो पिंक वाला जो वेरिएबल है EID उस वैल्यू को पास करेगा एम्प्लॉय आईडी के अंदर, मतलब फाइनली आपकी जो वैल्यू है लास्ट में वो इसके अंदर ही स्टोर होने वाली है। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, उसी को कर रहा है। यहाँ पे वो रिटर्न किसको कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को ही रिटर्न कर रहा है ना। यहाँ पे लिखा है देखो, रिटर्न एम्प्लॉय आईडी, मतलब वो किसको रिटर्न कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को। और हमारा इंस्टेंस वेरिएबल कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए इस मेथड के अंदर इंटीजर लिखा गया है। समझ में आया। तो यहाँ पे इस पूरे कंसेप्ट को आपको ध्यान में लेना है कि यहाँ पे इस पूरे पार्ट के अंदर हमारा डेटा सेफ है, कोई भी डायरेक्टली एम्प्लॉय आईडी को वैल्यू सेट नहीं कर सकता। तो ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। और आप जानते हो डेटा हाइडिंग ये इनकैप्सुलेशन का ही एक सब पार्ट है, क्योंकि डेटा हाइडिंग ये इनकैप्सुलेशन के अंदर ही आता है। तो ये जो वाला एरो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सिर्फ इस अकेले पार्ट को डेटा हाइडिंग कहा जाता है और इस पूरे कोडिंग को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। देखो एरे को समझो, इस एरे को मैंने क्या किया है, बॉक्स के रेड लाइन के साथ टच किया है। इसका मतलब कि ये पूरा जो कोडिंग है, इस पूरे कोडिंग को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलेंगे और अकेले इस इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग डेटा हाइडिंग बोलेंगे। सेट एम्प्लॉय आईडी नाम की जो मेथड है इसे हम लोग सेटर मेथड बोलेंगे। गेट एम्प्लॉय आईडी नाम की जो मेथड है उसे हम लोग गेटर मेथड बोलेंगे। सेटर मेथड का दूसरा नाम म्यूटेटर है, गेटर मेथड का दूसरा नाम एक्सेसर है। सेटर मेथड ये इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करने का काम करता है, चेंज करने का काम करता है, मॉडिफिकेशन करने का काम करता है, इसके पास सारे राइट्स होते हैं। जबकि गेट मेथड सिर्फ उसको गेट करने का काम करता है, व्यू करने का काम करता है, शो करने का काम करता है। गेट मेथड के पास चेंज करने की ऑथोरिटी नहीं होती है, उसको मॉडिफिकेशन करने की ऑथोरिटी नहीं होती है। तो इतने पार्ट को आपको फाइनली समझ लेना है। रेडी। तो देखो ये रहा बुक के अंदर का थियरी, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था वो बुक के अंदर भी है। तो देखो ये प्राइवेट वाला पार्ट जो आपको बुक के अंदर 172 नंबर के पेज पे मिलेगा, और ये एक्सेस म्यूटेटर मेथड जो है, ओके, एक्सेसर और म्यूटेटर जो मेथड है ये आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 174 के ऊपर। तो देखो पहले समझते हैं प्राइवेट के बारे में। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे प्राइवेट समझा चुका हूँ कि प्राइवेट यूज़ करने से हमारा डेटा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट कक्षाનું પ્રોટેક્શન વાપરવાથી
સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનું પ્રોટેક્શન મેળવી શકાય છે, તે સૌથી ઓછી દ્રશ્યતા પૂરી પાડે છે. પ્રાઇવેટ મેથડ અને ચલને ક્લાસની અંદર જ વ્યાખ્યાયિત મેથડ દ્વારા સીધા एक्सेस કરી શકાય છે. તે अन्य कोई पण क्लास द्वारा જોઈ શકાતો નથી. मैंने आपको पहले कहा दूसरे क्लास के मेंबर इस क्लास के मेंबर इस क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू सेट करोगे वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी, किसी और क्लास के मेंबर को वो नहीं दिखेगी, इसीलिए उसको डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है. સો આ બહુ જ પ્રતિબંધક જણાય, પણ હકીકતમાં તે સામાન્ય રીતે વપરાતા પ્રોટેક્શનનું સ્તર છે. તે ડેટા ઇનકેપ્સुलेशन पूरू पाड़े छे. देखो ये जो प्राइवेट आप जब भी कोई जावा प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हो तो उसे इनकेप्सुलेशन कहा जाता है. દુનિયાની નજરમાંથી ડેટા છુપાવે છે અને તેની ખોટી રીતની ગણતરીને મર્યાદામાં રાખે છે. જે ઘટક સીધા કોઈપણ સાથે તેના सब क्लासના સમાવેશ સાથે સહિયારું ન હોય તે प्राइवेट है. तो आपको समझ में आ गया होगा फाइनली कि प्राइवेट एक्चुअली होता क्या है और इनकैप्सुलेशन का फाइनली यूज़ क्या है. मैंने तो अभी सिर्फ कोडिंग के द्वारा आपको समझाया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा. ओके, देन देखते हैं एक्सेसर और म्यूटेटर क्या होता है. तो यहाँ पे देखो, જ્યારે આપણે ડેટાને પ્રાઇવેટ ઘોષિત કરીએ, जैसे कि हम लोग सेटर और गेटर मेथड का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोगों ने प्राइवेट एक्सेसर का यूज़ किया हो. अगर मैंने मेरे क्लास को अगर पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किया होता तो उसके अंदर सेटर और गेटर मेथड आती ही नहीं. समझ में आ रहा है. हम जब कोई प्राइवेट नाम का प्राइवेट जब हम लोग यूज़ करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तभी उसी के अंदर सेटर और गेटर मेथड आती है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि જ્યારે આપણે ડેટાને પ્રાઇવેટ ઘોષિત કરીને તેનો એક્સેસ મર્યાદિત કરીએ છીએ ત્યારે આપનો હેતુ અન્ય ક્લાસની મેથડ વડે તે સીધા એક્સેસ કરવાથી અથવા તેમાં ફેરફાર કરવાથી તેનું રક્ષણ કરવાનો છે. मतलब किसी और क्लास का जो मेंबर है वो मेरे क्लास के डेटा को एक्सेस करना नहीं चाहिए, या मेरे क्लास के डेटा को वो फेरफार भी नहीं करना चाहिए. समझ में आया. मेरे क्लास का डेटा इसी तरह से सेफ रहेगा. जो आपने ध्यान से पढ़ना थियरी, जो आपने आ डेटाનો ઉપયોગ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા માન્ય રાખતા હોઈએ તો आपने एक्सेसर मेथड लखी है. ओके, देखो ध्यान से पढ़ना. जो आपने आ डेटाનો ઉપયોગ, मुझे क्या करना है, सिर्फ उसका यूज़ करने देना है. ध्यान से शब्दों को समझना. जो आपने आ डेटाનો उपयोग अन्य व्यक्तियों मतलब किसी और पर्सन के द्वारा मैं मेरा डेटा को सिर्फ यूज़ करने देना चाहता हूँ. ध्यान से पढ़ना, सिर्फ यूज़ करने देना है, उसको मॉडिफिकेशन या चेंज करने की परमिशन नहीं देनी है. वो सिर्फ मेरे डेटा को यूज़ कर सकता है. तो देखो, जो आपने आ डेटाનો उपयोग अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्य रखता होइए तो आपने एक्सेसर मेथड लखी है. અને જો आपने आ डेटाમાં ફેરફાર अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्य रखता हुए, देखो अभी यहाँ पे फेरफार करने की परमिशन मिल रही है, जबकि पहले सिर्फ उपयोग करने की परमिशन मिल रही थी. अगर सिर्फ उपयोग करने देना है, सिर्फ यूज़ करने देना है तो एक्सेसर, और अगर आपको उसके अंदर फेरफार भी करने देना है तो फिर म्यूटेटर. फेरफार मतलब क्या, मॉडिफिकेशन, चेंज करने की परमिशन. मतलब अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई दूसरे क्लास का मेंबर मेरे क्लास के डेटा को अगर चेंज करना चाहता है, फेरफार करना चाहता है, तो फिर मुझे म्यूटेटर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा. तो आई थिंक आपको एक्सेसर और म्यूटेटर अभी समझ में आ गया होगा. एक्सेसर से सिर्फ डेटा को एक्सेस किया जाता है, जबकि म्यूटेटर से डेटा को मॉडिफिकेशन किया जाता है, चेंज किया जाता है. तो यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ. जो आपने आ डेटाનો उपयोग अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्य रखता होइए तो आपने एक्सेसर मेथड लखी है, અને જો આપણે આ ડેટામાં ફેરફાર અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા માન્ય રાખતા હોઈએ તો આપણે म्यूटेटर मेथड લખીએ. માન્ય પ્રણાલિકા પ્રમાણે એક્સેસર અને म्यूटेटर મેથડના નામ, ચલના નામ પ્રથમ અક્ષર કેપિટલ બનાવીને તેના પૂર્વક તરીકે अनुक्रमे गेट અને सेट अनुक्रम में, मतलब इसके अनुक्रम में. अब इसके अनुक्रम में मतलब पहले कौन लिखा है, एक्सेसर, बाद में क्या लिखा है, म्यूटेटर. तो अनुक्रम में मतलब गेट मतलब क्या, एक्सेसर, सेट मतलब क्या, म्यूटेटर, गेट मतलब गेटर, गेटर किसको बोलते हैं हम लोग, एक्सेसर को, सेट मतलब सेटर, सेटर किसको बोलते हैं हम लोग, म्यूटेटर को. लिखा हुआ है. आ प्रणाली ने કારણે એક્સેસર મેથડ गेटर तरीके और म्यूटेटर मेथड सेटर तरीके पण ओळखाय छे. अभी क्लियर हो गया आपको कि एक्सेसर मेथड को गेटर भी कहा जाता है और म्यूटेटर मेथड को सेटर भी कहा जाता है. तो मैंने वही लिखा है, म्यूटेटर मेथड को सेटर बोलते हैं और एक्सेसर मेथड को गेटर बोलते हैं. क्लियर. तो ये थ्योरी के अंदर भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया. रेडी. अब इस तरह का क्वेश्चन देखो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेटर और गेटर के ऊपर से. आई थिंक ये क्वेश्चन है ना
जो मैंने एक वीडियो सेशन बनाया था मोस्ट टाइम पे MCQ फॉर बोर्ड, उसके अंदर ये क्वेश्चन 78 नंबर पे था। तो उस टाइम पे शायद आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन अभी आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है कि જાવામાં ડેટામાં ફેરફાર अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्य रखता होइए ત્યારે कई मेथडનો उपयोग કરવામાં આવે છે। मतलब यहाँ पे फेरफार करने की परमिशन दी जा रही है, वो भी किससे? अन्य व्यक्ति से। कोई अदर पर्सन को हम लोग फेरफार करने की, मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर म्यूटेटर मेथड का यूज़ किया जाएगा। म्यूटेटर मेथड मतलब कौन? सेटर। ओके, और एक्सेसर मतलब कौन? गेटर। तो यहाँ पे इसलिए इसका जवाब क्या आएगा? म्यूटेटर। एक्सेसर अगर क्या होता है? डेटा नो उपयोग। यहाँ पे अगर लिखा होता ना कि सिर्फ डेटा का उपयोग करने देना है अन्य व्यक्तियों द्वारा, फेरफार नहीं करने देना, तो फिर इसका जवाब एक्सेसर आता। लेकिन यहाँ पे अभी फेरफार करने की बात हो रही है, इसलिए जवाब म्यूटेटर आएगा। गेटर क्या करता है? ये सिर्फ डेटा को पढ़ने का काम करता है, डेटा को गेट करने का काम पड़ता है। जबकि सेटर क्या करता है? उसके अंदर वैल्यू को सेट करता है, उसके अंदर फेरफार भी कर सकता है। क्योंकि सेटर और म्यूटेटर दोनों सेम है, गेटर और एक्सेसर दोनों सेम है। सो फिनिश। बस इतना ही थ्योरी था, इसके अंदर और कुछ खास है नहीं। तो आई थिंक आपको अभी सेटर और गेटर ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। अब ये सारी चीज़ें, ये पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं PPT बंद कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैं स्काइट के अंदर ऑन करूँगा। सो मैंने स्काइट ऑन किया। स्काइट के अंदर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। सो ये है मेरा प्रोग्राम। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो चलो समझते हैं ये प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि सिर्फ इतना जो पार्ट है ना, इतना जितना मैंने सिलेक्ट किया है, इतना पार्ट इनकैप्सुलेशन का है। बराबर, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट इनकैप्सुलेशन का नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट। ओके, ये एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है ना, वो जो है ना, वो इनकैप्सुलेशन है। और इसके अंदर जो मैंने ये वाला वेरिएबल जनरेट किया है ब्रैकेट के बाहर, ये मेरा डेटा हाइडिंग है। ये मैं आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको PPT के अंदर बता चुका हूँ। देखो मैंने यही कोड आपको, ये सारा इतना सा प्रोग्राम मैंने आपको PPT के अंदर समझाया। सिर्फ PPT के अंदर मैंने ये वाला कोडिंग नहीं लिखा था, लेकिन ये वाला कोडिंग मैं आपको ऑलरेडी PPT के अंदर समझा चुका हूँ। तो चलो समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया, फिर मैंने प्राइवेट नाम का एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया, क्योंकि मैं डेटा को सेफ रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूसरे क्लास के मेंबर मेरे क्लास के डेटा को एक्सेस ना करे, मेरे क्लास के डेटा को ऐसे डायरेक्टली यूज़ ना करे मेरे परमिशन के बिना। ओके, सो यहाँ पे मैंने इंटीजर नाम का डेटा टाइप लिया और यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल जनरेट किया एम्प्लॉय आईडी करके। फिर मैंने यहाँ पे सेट एम्प्लॉय आईडी करके एक मेथड बनाई। इस मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया AID नाम का। अब इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू मैं लिखूंगा, वो वैल्यू पहले यहाँ आएगी एंड देन फिर वो पास होगी एम्प्लॉय आईडी को। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकता 101। अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी देना ही है तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो तरीका है वो तरीका सेफ़ नहीं है। यहाँ पे तो कोई भी मेरी वैल्यू को चेंज करके चला जाएगा, या मेरे डेटा को कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, या फिर ये तो वैल्यू सबको दिखेगी, ये हाइड कहाँ से होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपका सेफ़ नहीं है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 101 लिखने के बजाय हम लोग लिखेंगे EID, सॉरी कैपिटल में हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग EID। तो होगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले 101 स्टोर होगा, फिर वो यहाँ पे आएगा एंड देन फिर वो इसको मिलेगा। तो ये सब कौन से मेथड के अंदर हो रहा है? सेट मेथड के अंदर हो रहा है। तो सेटर का काम आप जानते हो, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करना। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे 101, ये पूरा पार्ट इसलिए इसके अंदर लिखा गया है क्योंकि सेटर मेथड के अंदर लिखा गया है। देन फिर हम लोगों ने और एक मेथड बनाई गेट करके, जिसका काम क्या है? डेटा को व्यू करना, डेटा को गेट करना। गेट करना मतलब डेटा को लेना। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया गेट मेथड। ये सेट मेथड, ये गेट मेथड। तो गेट मेथड के आगे मैंने इंटीजर लगाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको थियरी में समझा चुका हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी नाम का जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का डेट, और यहाँ पे वो एम्प्लॉय आईडी को रिटर्न कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इंटीजर नाम का डेटा टाइप लगाया गया है। तो ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। देन फिर मैंने दूसरा क्लास बनाया कंपनी नाम का। अब यहाँ पे दो क्लास हो गई, एक क्लास एम्प्लॉय नाम का हो गया और एक क्लास कंपनी नाम का हो गया। लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो कौन से नाम से इसे होगा पता है? कंपनी नाम से, क्योंकि आप जानते हो
ओके जैसे कि रूल्स के हिसाब से क्या है कि जिस नाम का क्लास होता है हम लोग प्रोग्राम को उसी नाम से सेव करते हैं। तो यहाँ पे तो दो क्लास है, एक क्लास एम्प्लॉय नाम का है, एक क्लास कंपनी नाम का है। तो कौन से नाम से आप प्रोग्राम सेव करोगे, तो आपको चेक करने का कि पब्लिक वाली जो मेन मेथड है वो कौन से क्लास के अंदर है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक वाली जो मेन मेथड है वो इस क्लास के अंदर है, कंपनी इसके अंदर नहीं है। आपको दिख रहा है एम्प्लॉय क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहीं भी दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये जो पब्लिक वाली मेन मेथड है वो प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार यूज़ होती है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, एक प्रोग्राम में 5, 10, 15 कितने भी क्लास हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम के अंदर पब्लिक वाली मेन मेथड सिर्फ एक ही बार होती है। तो हम लोगों को देखने का कि पब्लिक वाली मेन मेथड कौन से क्लास के अंदर लिखी हुई है। तो पब्लिक वाली मेन मेथड जिस क्लास के अंदर लिखी होगी हम लोगों को प्रोग्राम उसी नाम से सेव करने का। तो देखो अभी मैंने ये पब्लिक वाली मेन मेथड कंपनी नाम के क्लास में लिखी हुई है, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम company.java नाम से सेव किया हुआ है। अगर ये पब्लिक मेन मेथड अगर यहाँ पे लिखी होती एम्प्लॉय नाम के क्लास के अंदर, तो फिर इस प्रोग्राम को मैं employee.java नाम से सेव करता। तो चलो यहाँ पे देखो मैंने कंपनी नाम का एक क्लास बनाया, पब्लिक वाली मेन मेथड लिखी। अब देखो अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। क्या क्रिएट कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ई नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कौन से क्लास के अंदर? एम्प्लॉय क्लास के अंदर। ये वाला एम्प्लॉय नाम का जो क्लास है, ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक ई नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। और आप थियरी जानते हो, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, आपके एमसीक्यू के अंदर भी आपको बहुत बार पूछा गया होगा कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हैं? न्यू। सो मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और अभी भी आ सकता है कि जावा के अंदर जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो आप कौन से कीवर्ड का यूज़ करते हो? न्यू। जब भी आपको एरे जनरेट करना हो, एरे क्रिएट करना हो, तब भी आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करोगे। और जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तब भी आप न्यू कीवर्ड का ही यूज़ करोगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ये क्या हुआ? क्लास का नाम हुआ। ई क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट का नाम हुआ। तो ये तो सिर्फ अभी डिक्लेयर हुआ। इसको क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ लिखा जाता है। तो जैसे ही आप न्यू लिखोगे तो ई नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आ गया? और ये जो है ना एम्प्लॉय, वो हमारा कंस्ट्रक्टर है जो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पास करेगा। रेडी? तो अभी देखो, सो ई नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सेटर मेथड का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? जो ई नाम का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ बनाया, मेरे माउस के एरो को देखो, यहाँ पे हम लोगों ने ई नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे अगर ये ई नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो ई नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगा? सेटर मेथड का यूज़ करूँगा। तो मेथड के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये थियरी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट को एक्सेस हम लोग कैसे करते हैं? मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे देखो, एक ऑब्जेक्ट को एक मेथड के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है, क्योंकि ई कौन है? ये ऑब्जेक्ट है, और सेट एम्प्लॉय आईडी कौन है? वो मेथड है। तो मैं इस मेथड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूँगा। तो देखो यहाँ पे इस मेथड के अंदर पता है हम लोगों ने EID नाम का एक वेरिएबल बनाया था। तो इसके अंदर हम लोगों को वैल्यू पास करनी थी 101, लेकिन मैंने कहा था हम डायरेक्टली यहाँ पे 101 नहीं लिख सकते, तो वो 101 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। देखा? तो यहाँ पे वैल्यू लिखने से क्या होगा कि ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हो जो उसको बाद में मिलने ही वाली है। डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखना ये हमारे लिए सेफ़ नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे इस वाले पार्ट में वैल्यू को लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करने से ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? सेफ हो जाएगा। तो होगा क्या? ये वाला मेथड आपके इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है और मैंने इस एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू यहाँ लिख दी है 101। ओके, तो पता चल गया। आईडी को सेट करने का काम कौन कर रहा है? सेटर मेथड। जबकि हम लोग थ्योरी को पढ़ चुके हैं, सेटर मेथड का काम क्या करना है? ओके, वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करना। अब इस सेटर मेथड अगर चाहे तो 101 को चेंज भी कर सकता है, वो 101 का 102 भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो 102 को पूरी तरह से डिलीट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारे राइट सिर्फ किसके पास है? किसके पास है? सेटर मेथड के पास है। क्योंकि सेटर मेथड अगर चाहे तो 101 भी लिख सकता है, 102 लिख सकता है, अगर वो चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मॉडिफिकेशन का हर एक पार्ट वो कर सकता है। कौन? सेटर मेथड। इसीलिए तो इसी के अंदर 101 लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसकी सेट की हुई वैल्यू को अगर मुझे अभी गेट करना है, देखना है, तो वो काम किसका है? अभी
गेटर मेथड का। तो जैसे सेटर मेथड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा रहा है, उसी तरह अभी गेटर मेथड के द्वारा भी इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया गया। अब ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, दोनों में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सेटर मेथड द्वारा, यहाँ पे सेटर मेथड द्वारा ई नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे गेटर मेथड द्वारा ई नाम के ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे सेटर जो वैल्यू सेट करेगा, इस वैल्यू को गेटर क्या करेगा, हमें आउटपुट के अंदर शो करेगा। अगर गेटर अगर चाहे तो यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अगर गेटर अगर चाहे तो इस वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकता। अगर गेटर अगर चाहे तो इस वैल्यू के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे राइट्स गेटर के पास नहीं है, ये सारे राइट्स सिर्फ और सिर्फ सेटर के पास ही है। तो इन शॉर्ट ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सेटर जो भी वैल्यू को सेट करेगा, गेटर उस वैल्यू को हमें आउटपुट के अंदर शो करेगा। ओके, लेकिन डायरेक्टली वो यहाँ से शो नहीं करता है। पहले तो ये वैल्यू यहाँ से निकल कर EID के अंदर जाएगी। EID के अंदर जाने के बाद ये EID यहाँ पे आएगा, फिर वो 101 एम्प्लॉय ID को मिलेगा। समझ में आया? फिर वो एम्प्लॉय ID यहाँ पे रिटर्न होगा, और यहाँ का एम्प्लॉय ID यहाँ रिटर्न होने के बाद फिर यहाँ के अंदर का जो 101 जो स्टोर हो गया है, उसे गेट एम्प्लॉय ID यहाँ शो करेगा system.println के अंदर। इस तरह से पूरा प्रोग्राम घूमता रहता है, इस तरह से पूरा काम करता है। तो चलो अभी मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। टूल्स में गया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद देखो यहाँ पे मेरा एग्जिट कोड 0 आ गया है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके, और यहाँ पे टूल्स में जाके गो करते हैं। देखो आ गया जवाब 101। आप सोच रहे होंगे सर इतना सा जवाब लाने के लिए इतना पूरा प्रोग्राम समझना है, इतना सब याद रखना है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझना आने के लिए, लेकिन जब हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जब हम लोग रियल में बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, तब सेटर और गेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा को सेफ रखने के लिए। तब आपको इन सेटर और गेटर की रियल वैल्यू क्या है वो पता चलेगी। फिलहाल तो अभी आप एजुकेशन के लेवल पे बुक में जितना दिया है उतना ही सीख रहे हो। ओके, और मैं भी आपको उतना ही समझा रहा हूँ जितनी की आपकी लेवल है, जितना कि अपना सिलेबस है। बाकी सेटर और गेटर को अगर बहुत ज़्यादा डीप में सीखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको जब आप खास करके जावा के अंदर कोई गेम बनाओगे, जावा के अंदर जब कोई आप प्रोग्रामिंग करोगे, जावा के अंदर आप जब सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो अगर आपको अपने डेटा को सेफ़ रखना है तो आप डेटा को सेफ़ किस तरह से कर पाओगे, तब आप खास करके सेटर और गेटर के वैल्यू को सही मायने में समझोगे। ओके, तो ये था हमारा इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम। तो आई होप कि आपको सेटर मेथड और गेटर मेथड के बारे में समझ में आ गया होगा। और इनकैप्सुलेशन का थ्योरी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है। सो ये प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो गया होगा कि वाकई में इनकैप्सुलेशन हमारे लिए कितना काम का है, जो हमारे डेटा को सेफ रखने का काम करता है। ओके, वो भी कैसे, प्राइवेट नाम के एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करके। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का इनकैप्सुलेशन का टॉपिक फिनिश, जिसके अंदर मैंने आपको 2 मेथड बताई, एक सेटर और एक गेटर। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में वापस दूसरा कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।